देखने वाले हम लोग गोल्डन प्लेटिनम टेस्ट 11 का केमिस्ट्री का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इज अकम्पेन्ड बाय। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के बारे में बताना है। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन जो होता है उसमें ध्यान रखना है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन की खास बात यह है कि इसमें हीट का जो ट्रांसफर होता है वो जीरो होता है। तो अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से देखें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का। अब अगर प्रोसेस कैसा है, एडियाबैटिक, इसका मतलब जो हीट का टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, हीट का टर्म जीरो देखने को मिलेगा। ठीक, हीट का टर्म जीरो देखने को मिलेगा, यानी जो भी इंटरनल एनर्जी होगी, जो इंटरनल एनर्जी होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, वर्क के बराबर हो जाएगी। तो पहले इनिशियल कंडीशन की बात करें तो इनिशियल कंडीशन में हमको क्यू ऐड करना पड़ता था, तब जाकर के हम इंटरनल एनर्जी के बराबर पहुंचते थे। अब क्यू का टर्म जीरो हो गया, इसका मतलब अगर क्यू का टर्म जीरो हो गया, जो पहले ऐड करना पड़ रहा था अब वो बिना ऐड किए ही अगर इंटरनल एनर्जी मिल रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि ओरिजिनल जो इंटरनल एनर्जी से उससे कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी क्या हुई होगी, डिक्रीज करी होगी। इस वजह से इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन एडियाबैटिक प्रोसेस डिक्रीजेस। तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिप्रेजेंट चेंज इन स्टेट फंक्शन। इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो चेंज इन स्टेट फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अब स्टेट फंक्शन के बारे में ये पता होना चाहिए कि जो स्टेट फंक्शन होता है वो सिर्फ डिपेंड करता है किस पे, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। स्टेट फंक्शन के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, ये स्टेट फंक्शन के लिए लिखा जाता है। और अगर पाथ फंक्शन की बात करते हैं, पाथ फंक्शन दो ही होते हैं, एक हीट और एक वर्क। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ध्यान में रखें। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक, यानी जहां कहीं भी हीट और वर्क का सम होगा उसका मतलब होता है इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था कि आप स्टेट फंक्शन को खोजिए। तो जहां कहीं भी सम होगा किसका, हीट और वर्क का, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जो कि क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 298 to 308 केल्विन, हीट सप्लाइड टू द गैस इज 500 जूल, देन द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें करेक्ट बताना है इनमें से कौन सा होगा। प्रोसेस कैसा है, प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे होने वाले प्रोसेस को क्या कहा जाता है, आइसोकोरिक कहा जाता है। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाता है तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि वर्क डन बाय आइसोकोरिक प्रोसेस कैसे निकलेगा, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। इस तरीके से हमारा पीवी वर्क कैलकुलेट किया जाता था, P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। अब अगर V1 और V2 का वैल्यू बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो जितना V1 होगा उतना ही V2 होगा। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन जीरो आ जाएगा, क्योंकि V1 और V2 इक्वल हो चुके हैं। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो ऐसा ऑप्शन खोजिए जिसमें वर्क डन क्या है, जीरो है, जो कि ऑप्शन बी देखने को मिल रहा है। ठीक, अब आगे की कंडीशन देखिए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब अगर वर्क जो है वो जीरो हो जाएगा तो इंटरनल एनर्जी सारी की सारी हीट के कारण हो रही होगी। तो जितनी भी हीट होगी सिस्टम में, हम जितनी हीट देंगे सब किस में कन्वर्ट होने लगेगी, सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगी। तो हमने कितना हीट सप्लाई किया था, सप्लाइड कितना किया था, 500 जूल ऑफ हीट सप्लाई किया था सिस्टम को। तो जितनी 500 जूल हम सिस्टम को सप्लाई करेंगे सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 500 जूल इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और रिलेशन इज नॉट करेक्ट इन द थर्मोडायनेमिक्स चेंज। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस,
आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर बात करी जाए, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट टेम्परेचर होने की वजह से चेंज इन टेम्परेचर कितना आता है, जीरो। और इंटरनल एनर्जी के लिए हम क्या लिखते हैं, एन सी वी डेल्टा टी। तो अगर डेल्टा टी का टर्म जीरो होगा तो इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा क्या कह रहा है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। तो रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस की बात कर रहा है। तो रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए वर्क लिखा जाता है माइनस एन आर टी लॉन V2 बाई V1। ये बिल्कुल ही करेक्ट है। अगर प्रोसेस कैसा होगा, आइसोथर्मल होगा और रिवर्सिबल होगा, तो ये करेक्ट हमारा रिप्रेजेंटेशन है। थर्ड ऑप्शन में देखिए, थर्ड ऑप्शन में यहां पे माइनस होना चाहिए, यानी वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एन आर होना चाहिए, और यहां पे माइनस नहीं लगा है, इस वजह से थर्ड जो होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, और हमें क्या बताना था, कौन सा नॉट करेक्ट है। ठीक है, तो नॉट करेक्ट, सी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। करेक्ट। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है आइडियल गैस एक्सपैंड कर रही है, वॉल्यूम कितना है 10⁻³ टू 10⁻⁻3, टेम्परेचर है 300 केल्विन अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर। और अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वर्क जो होता है वो कैसा होता है, वर्क इरिवर्सिबल होता है। और इरिवर्सिबल वर्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वर्क डन इक्वल टू -P V2 - V1। इस तरीके से इरिवर्सिबल वर्क कैलकुलेट किया जाता है। और फाइनली कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू भी दिया है 10⁵, तो वर्क डन को कैलकुलेट करता है। खास बात क्या थी यहाँ पे, वॉल्यूम यहाँ पे प्रेशर जो था वो कांस्टेंट था। और कांस्टेंट प्रेशर का मतलब वर्क कैसा रहेगा, इरिवर्सिबल रहेगा। ठीक, इरिवर्सिबल वर्क निकाला जाता है -P एक्सटर्नल V2 - V1। ठीक, प्रेशर कितना दिया था 10⁵, V2 का वैल्यू कितना दिया था 10⁻⁻2, और V1 का 10⁻⁻3। अब क्या करिए, इसमें 10⁵ रहने दीजिए, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10⁻2 माइनस 10⁻3, (10⁻³ इंटू 10 माइनस 10⁻⁻3। यहाँ से 10⁻⁻3 कॉमन ले लीजिए, इंटू 10⁻⁻3, 10 - 1 हो जाएगा। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे इसे। 10 - 1 9 बचेगा, और पावर को सॉल्व करेंगे तो 2 बचेगा। फाइनल आंसर आएगा -900 जूल्स। ठीक, यहाँ पे खास बात यह है कि ऑप्शन में किलो जूल में भी आंसर दिया है, जूल में भी आंसर दिया है, तो हमारा आंसर किस में जाएगा, जूल में जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट ऑप्शन। 56 नंबर क्वेश्चन देखा जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एज्यूम each reaction is carried out in an open container, which of the following reaction will delta H is equal to delta E या फिर delta U। तो डेल्टा H कैलकुलेट कैसे करते हैं, डेल्टा H is equal to delta U प्लस NgRT। Ng क्या होता है, गैसियस मोल्स किसके, प्रोडक्ट के, माइनस गैसियस मोल्स रिएक्टेंट के। तो अगर ये पूरा टर्म NgRT का टर्म 0 के बराबर हो जाए, उसी केस में डेल्टा H जो होगा वो डेल्टा U के बराबर हो जाएगा। करेक्ट। तो देखिए कहाँ पे गैसेस मोल्स जो है वो दोनों साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड बराबर है। तो यहाँ गैसेस मोल्स 2, यहाँ गैसेस मोल्स 1, यहाँ गैसेस मोल्स 2, और सॉलिड को काउंट ही नहीं करते हैं। तो गैसेस मोल्स कैलकुलेट करे जाए, यहाँ 3 - 2 वुड बी इक्वल टू 1। तो 0 आंसर आना चाहिए, यहाँ पे 1 आ रहा है। यहाँ पे गैसेस मोल्स 1 1, यानी प्रोडक्ट के साइड में 2 है, रिएक्टेंट के साइड में सिर्फ एक PCl5 है। माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1। यहाँ पे भी 1 देखने को मिल रहा है। यहाँ प्रोडक्ट के साइड की बात करें तो 2, रिएक्टेंट की साइड की बात करें 2 + 1 विच इज़ 3।
आंसर में आएगा -1, ये भी आंसर नहीं है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, प्रोडक्ट के साइड में है 2, रिएक्टेंट के साइड में 1 और 1, 2 - 2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन डी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर होगा, क्योंकि NGRT नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसेस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 0 के बराबर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इज, डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई के बारे में पूछ रहा है और रिएक्शन दिया हुआ है। तो डेल्टा एच फॉर अ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस NGRT, ये कैलकुलेट किया जाता है। अब डेल्टा यू को LHS में लेकर के आइए तो ये हो जाएगा NGRT के बराबर, करेक्ट। तो ऊपर वाली रिएक्शन के लिए हमें बस क्या निकालना है, नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट देखना है। वाटर क्या है, लिक्विड है, तो इसको भूल जाइए। गैसेस क्या है, सिर्फ CO2 गैस है, O2 गैस है और C3H8 गैस है। तो प्रोडक्ट के लिए अगर लिखा जाएगा तो प्रोडक्ट के लिए 3 फॉर CO2, उसके बाद रिएक्टेंट साइड की बात करें तो 5 एंड योर C3H8, ये 3 हो जाएगा, -6, फाइनल आंसर कितना आएगा, -3। तो बस Ng की जगह -3 पुट कर दीजिए, तो डेल्टा H माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू -3RT, ठीक है, विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 मोनोएटॉमिक गैसेस A and B दैट एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर आर मिक्स, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर विल बी। स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर पूछा जा रहा है, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो इक्वल वॉल्यूम है, इक्वल वॉल्यूम है और गैसेस कैसी है, मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक गैसेस है। मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 के बराबर होता है। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए CV की वैल्यू होती है 3/2 और CP की वैल्यू जो होती है वो होती है 5/2, ठीक। वैसे भी सबको पता है CP इज मोर देन CV, करेक्ट। यहाँ पे रेशियो किसका पूछा था, CP/CV का। तो CP की वैल्यू 5/2 और CV की वैल्यू 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर में 5/3 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1.67। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो मास को हाफ करने पे चेंज ना हो, यानी मान के चलिए कि अगर ये ब्लॉक है, अगर ब्लॉक को मैं आधा करता हूँ तो ब्लॉक को आधा करने पे अगर मेरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है तो वो होगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और ब्लॉक को चेंज करने पे अगर प्रॉपर्टी चेंज ना हो तो वो हो जाती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे इस ब्लॉक का टेम्परेचर T है, तो जब मैं दोनों ब्लॉक को डिवाइड कर दूंगा तब भी टेम्परेचर T ही रहेगा। इससे क्या समझ में आया कि जो टेम्परेचर है वो कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज खोजनी है। दूसरा एक ट्रिक है, इसे याद रखना है कि अगर किसी के भी आगे 2 शब्द लग जाते हैं, एक है स्पेसिफिक, एक है मोलर, अगर ये 2 वर्ड ऐड हो जाएंगे वो प्रॉपर्टी कैसी हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, ठीक। तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए में मोलर वर्ड आ गया है, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी आया है, इस वजह से एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, करेक्ट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, EMF भी क्या है, EMF एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, EMF चेंज नहीं होता है, ठीक। इसीलिए एलिमेंट्स के EMF की वैल्यू फिक्स होती है। तीसरा है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज होता है और हम पढ़ते भी हैं फिजिक्स में, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट कंडक्टर के लिए, इंसुलेटर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी तो चेंज हो ही रही है, इसकी वजह से ये कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक। और हम सभी को पता है कि अगर पतला वायर लेंगे उसमें रेजिस्टेंस कम रहेगा, थोड़ा मोटा वायर लेंगे उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, ठीक। तो
हम मास चेंज करने पे भी रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, इस वजह से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हीट कैपेसिटी, देखिए यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी नहीं है, तो हीट कैपेसिटी कैसी होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट कैपेसिटी वो वैल्यू होती है किसी भी चीज़ को 1 डिग्री टेम्परेचर उसका चेंज करने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हमें हीट देना पड़े, वही हीट कैपेसिटी होती है। ठीक, तो जितना ज़्यादा मास लेंगे उतना ज़्यादा 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट देना पड़ेगा। इस वजह से क्या है, ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड इज योर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बाकी सारी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है अंडर आइसोथर्मल कंडीशन 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, ठीक है, रेशियो ऑफ वर्क डन अंडर रिवर्सिबल टू इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का रेशियो पूछ रहा है वर्क डन का। अंडर गोज एक्सपेंशन फ्रॉम 1 to 2 लीटर एट 298 केल्विन अंडर द एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 10 atm। इनिशियली कितना था, इनिशियली 20 atm था। तो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वर्क डन कैलकुलेट करते हैं पहले रिवर्सिबल के लिए, वर्क डन फॉर रिवर्सिबल। वर्क डन अगर रिवर्सिबल के लिए कैलकुलेट करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो वर्क डन कैसे लिखा जाता है, वर्क डन इज इक्वल टू -2.303 RT log V2 बाई V1, ठीक है, -2.303। अब R की वैल्यू चूंकि लीटर एटीएम में दिया गया है, वॉल्यूम देखिए वॉल्यूम लीटर में है और प्रेशर एटीएम में है, तो R की वैल्यू लीटर एटीएम में लिखी जाती है 0.083। टेम्परेचर कितना दिया था, 298 केल्विन। लॉग V2, बाद का वॉल्यूम 2 लीटर था और शुरुआत का वॉल्यूम 1 लीटर था। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, ये 56.8 मल्टीप्लाई बाय लॉग 2 बचेगा। ठीक, log 2 का वैल्यू होता है 0.3, तो 0.8 इंटू 0.3, जिसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 17.06। ये किसकी वजह से वर्क आया, वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। तो वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस 17.06 आ रहा है। ठीक है, अब इरिवर्सिबल की बात कर लेते हैं, W2 बोल देते हैं इसको, वर्क डन ड्यू टू इरिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल वर्क कैलकुलेट करा जाता है -P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 से। तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 10 atm, V2 का वैल्यू 2, V1 का वैल्यू 1। ठीक है, ये -10, 2 - 1 इज 1। अब शुरुआत वाले वर्क को इसको बोल देते हैं W1। ठीक है, तो जब W1 अपॉन W2 का रेशियो लेंगे तो W1 कितना आया था, W1 आया था -17.06। W2 के वैल्यू की बात करें तो -10, यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यह आएगा 1.706 रेशियो 1.706। तो आंसर में सिर्फ 1.7 तक दिया है, इस वजह से ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ कह रहा है मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर इज 75 जूल पर केल्विन पर मोल व्हेन 1 किलो जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू 100 ग्राम ऑफ वाटर विच इज फ्री टू एक्सपैंड। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर इज, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ ये है कि प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर है। ठीक, और कांस्टेंट प्रेशर पे दी गई हीट को ही क्या कहते हैं, डेल्टा एच कहते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पे दी गई हीट को ही डेल्टा एच कहते हैं। यहाँ सीपी की बात करें तो सीपी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, उसी को सीपी कहा जाता है, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 75 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये वैल्यू हमको गिवन है। दूसरा चीज ये कह रहा है कि 1 किलो जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड, तो हीट कितना सप्लाई कर रहे हैं, 1 किलो जूल। 1 किलो जूल को जूल में बदल लेते हैं, विच इज 1000 जूल। ठीक, मास ऑफ वाटर, वाटर का कितना मास दे रखा है, वाटर का मास दे रखा है 100 ग्राम,
तो यहाँ वाटर से मोल्स आ जाएंगे। वाटर के मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना था 100 और मोलर मास कितना हो जाएगा 18। और पूछ रखा था इंक्रीज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा टी कितना होगा। तो सारी वैल्यूज हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर पे दी गई हीट ही डेल्टा एच के बराबर होती है और डेल्टा एच क्या लिखा जाता है, एन सी पी डेल्टा टी, एन सी पी डेल्टा टी लिखा जाता है। नंबर ऑफ मोल्स अभी देखे थे हमने 100/18 के बराबर होगा। सीपी की वैल्यू 75 हो जाएगी, डेल्टा टी पता करना है और हीट कितना गिवन था कांस्टेंट प्रेशर पे 1000 जूल। करेक्ट। यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 180/75 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू जब इसको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करने के बाद आती है 2.4 केल्विन विच इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन जो थर्मोडायनेमिक्स में इक्वेशन लिखी जाती है उसके लिए कौन सी कही गई बात गलत है। पहला कह रहा है द कोफिशिएंट इन अ बैलेंस थर्मोकेमिकल इक्वेशन रेफर्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन। तो पता है किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, जैसे ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी और डी, तो जो ए बी है ये स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जो कि यूजुअली किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द कोफिशिएंट इन अ बैलेंस थर्मोकेमिकल इक्वेशन रेफर्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं, नंबर ऑफ मोल्स, तो यही बात गलत हो जाएगी, नॉट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बट नंबर ऑफ मोल्स। इस वजह से हमें नॉट ट्रू बताना था, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिएक्शन आर नोन, डेल्टा एच फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ फॉलोइंग रिएक्शन लिखी नहीं थी तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है ये वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फाइनल रिएक्शन देना चाहिए था, तभी फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन से हम फाइनल रिएक्शन को कैलकुलेट करके चीजें बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बॉन्ड एनर्जी दे रखी है हमें सबकी, बोल रहा है विल बी, तो फाइनल हमको बताना है कितनी बॉन्ड एनर्जी आएगी फ्रॉम द गिवन रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन हो रही है इसके माध्यम से बताना है कितनी बॉन्ड एनर्जी आ रही होगी। तो बॉन्ड एनर्जी जब कैलकुलेट करी जाती है, तो बॉन्ड एनर्जी के लिए याद रखना है, बॉन्ड एनर्जी के लिए हम कहते हैं डेल्टा एच रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच प्रोडक्ट। ठीक है, अब रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट में अगर देखा जाए तो रिएक्टेंट में एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और 4 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, तो 4 × कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि यहां देखिए कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, तो 4 है किसके साथ है, कार्बन के साथ है, तो 4 ये हो गए। और एक देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, फिर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन है, ये कहाँ है, रिएक्टेंट के साइड है, तो सभी को हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, प्लस कर लेते हैं एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को, ठीक, प्लस एक क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड। ठीक है, और इसमें सब्सट्रैक्ट कर देते हैं प्रोडक्ट साइड 6 कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, यहां से अब वैल्यू पुट करते जाइए। 4 कार्बन हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी दे रखी थी, कार्बन और हाइड्रोजन की वैल्यू 410 दे रखी थी, 410.50 प्लस 606.10 प्लस 431.37, ये तो सारी रिएक्टेंट की बात हो गई। माइनस करेंगे प्रोडक्ट की अगर बात करेंगे तो 6 टाइम्स ऑफ 410। ठीक है, तो इन सब को ऐड करेंगे और इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये सब क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फाइनल आंसर आएगा -120 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी।
बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, यहाँ पे कैलकुलेशन होने की गलतियाँ हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है एट 25 डिग्री सेल्सियस 1 atm प्रेशर enthalpy of combustion of benzene to acetylene is this and this respectively. Change in enthalpy for the reaction, change in enthalpy reaction के लिए बतानी है, ठीक है। तो कंबशन में, अगर कंबशन की बात करते हैं तो कंबशन में याद रखना है हम लोग रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट की इंथैल्पी करते हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट की इंथैल्पी करी जाती है। तो एसिटाइलिन है, एसिटाइलिन तो 3 टाइम्स एसिटाइलिन C2H5 माइनस प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा था, प्रोडक्ट बन रहा था बेंजीन विच इज C6H6, ठीक है। तो रिएक्टेंट में एसिटाइलिन लिया था, प्रोडक्ट में बन रहा था बेंजीन, इसीलिए रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एसिटाइलिन से हम बना रहे हैं क्या, एसिटाइलिन से बना रहे हैं C6H6, ठीक है। अब यहाँ पे 3 एसिटाइलिन के लिए वैल्यू दे रखा कितना, -1300 किलो जूल। अब इसको माइनस करना है किसके साथ, माइनस बेंजीन के लिए वैल्यू दे रखी है 3268 किलो जूल पर मोल, ठीक है, पर मोल करेक्ट। अब जब इसको सॉल्व किया जाएगा कंबशन के लिए, ये वैल्यू आएगी -3900 प्लस ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये माइनस मिलके प्लस हुए तो बनेगा 3268। दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दें, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा -632 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक। तो आंसर वुड बी योर आंसर नंबर सी, ठीक। वैसे भी अगर आपको एलिमिनेट करके ऑप्शन देखना होता तो ये सोचिए कि यहाँ पे क्या है, कंबशन की आपको वैल्यू दे रखी थी और आपको फॉर्मेशन की पूछ रखा था, ठीक है ना। फॉर्मेशन की फाइनल रिएक्शन दे रखा था। यहाँ देखिए 3 टाइम्स ऑफ एसिटाइलिन से हम क्या बना रहे थे, बेंजीन बना रहे थे। तो कंबशन की रिएक्शन कैसे लिखी जाती थी, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लिखी जाती थी, ठीक है। तो बस उसी के बेसिस पे हमने क्या किया है, रिएक्टेंट के लिए लिखा है 3 × C2H5 की जो एनर्जी रही होगी माइनस C6H6 की, ठीक। अब यहाँ से रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं तो इस तरीके से। और याद रखिए जब भी कंबशन करते हैं, कोई चीज़ जलाते हैं तो क्या होता है, हीट प्राप्त होती है, हीट मिलती है हमें, यानी डेल्टा H निगेटिव होता है। तो वो ऑप्शन जिसमें प्लस होगा वो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए, प्लस तो हो ही नहीं सकता है। कोई चीज़ जला रहे हैं तो उसमें से हीट निकलती है, किसी भी चीज़ को जलाने पे हीट निकलती है, यानी साइन निगेटिव होना चाहिए, ठीक। तो 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते थे, बाकी फिर 2 ऑप्शन में आपको ध्यान देना पड़ता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा HVAP हमें दे रखा है ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 40.66 किलो जूल पर मोल। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन हमें बताना है, ठीक है। तो 66 में पता है डेल्टा H वेपराइजेशन की बात करेंगे तो डेल्टा U प्लस NGRT ये होता है, ठीक। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डेल्टा U। तो डेल्टा U को आप ले आइए LHS में और डेल्टा H को लेके जाइए RHS में और सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बचेगा -NGRT, या फिर NGRT को यहाँ से यहाँ लेके आ जाइए, ठीक है। पूरा LHS में लेकर के आ जाइए तब भी सही है, ठीक। अब डेल्टा U और डेल्टा H इनके बीच में रिलेशन यही रहेगा। डेल्टा H वेपराइजेशन क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 40.66 किसमें, किलो जूल में। तो उसको जूल में बदल लीजिए, किससे मल्टीप्लाई करके, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, अब वेपराइजेशन किसका कर रहे हैं, वेपराइजेशन कर रहे हैं वाटर का, यानी वाटर फ्रॉम लिक्विड स्टेट किस में जा रहा है, वाटर इनटू गैसियस स्टेट, ठीक है। लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जा रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स
गैसियस साइड में कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में एक ही रहेगा ये नंबर ऑफ मोल्स, और इधर तो लिक्विड है तो लिक्विड के लिए 0 लिखा जाएगा, यानी Ng का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, R का वैल्यू क्या लिया जाएगा, अब वैल्यूज जो है वो जूल में है तो जूल में वैल्यू रहेगी तो R की वैल्यू 8.3 ली जाएगी। ठीक है, और टेम्परेचर कितना रहेगा, 373 केल्विन। करेक्ट, इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 40660 माइनस 3095.9। ठीक है, फर्दर जब सब्सट्रैक्ट करेंगे दोनों को तो आएगा 37564, किसमें, जूल में आएगा। आंसर किस में बताना है, किलो जूल पर मोल में बताना है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो जब 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 37.56 किलो जूल। ठीक, 37.56 किलो जूल, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन, चूज द रिएक्शन इन विच डेल्टा एस इज निगेटिव। ऐसी रिएक्शन बतानी है जहां पे डेल्टा एस निगेटिव होना चाहिए। डेल्टा एस निगेटिव तभी होगा जब हम लोग मोर डिसऑर्डर्ड स्टेट से लेस डिसऑर्डर्ड स्टेट की तरफ जाए। तो यहाँ सॉलिड है, सॉलिड से हम गैस की तरफ जा रहे हैं और गैस की रेंडमनेस ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो एटम मिल करके एक मॉलिक्यूलर स्टेट में थे और यहाँ पे एटॉमिक स्टेट में आ गए, यानी दोनों जो एक मॉलिक्यूल के अंदर दो जो एटम थे वो अब अलग अलग हो गए। अलग अलग होने की वजह से रेंडमनेस बढ़ जाएगी, रेंडमनेस बढ़ गई है, यानी डेल्टा एस क्या हुआ होगा, पॉजिटिव होगा। थर्ड वाली रिएक्शन देखिए, थर्ड वाली रिएक्शन में यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स देखिए, ये नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3 है इधर साइड, इधर 2 और एक ये, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और प्रोडक्ट के साइड अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट के साइड 2 है, यानी पहले नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, पहले नंबर ऑफ मोल्स 3 से अब घट गए हैं, कितने हो गए, 2 हो गए हैं, यानी रेंडमनेस घटी की बढ़ी, रेंडमनेस जो हुई होगी वो घट गई होगी। पहले 3 मॉलिक्यूल थे, अब 2 मॉलिक्यूल, रेंडमनेस घट गई, इसलिए डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो डेल्टा एस की वैल्यू निगेटिव ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में ये कह रहा है, अ रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर बट नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। यानी जो रिएक्शन है वो लो टेम्परेचर पे तो कैसी है, स्पॉन्टेनियस, यानी उसका डेल्टा जी कैसा है, निगेटिव है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे वही रिएक्शन क्या हो जाती है, वही रिएक्शन मेरी नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाती है, यानी उसका डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाता है। तो रिलेशन क्या था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब मुझे क्या चाहिए, डेल्टा जी निगेटिव चाहिए, और लो टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, लो टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा एच अगर निगेटिव होगा और ये निगेटिव रहेगा तो ये निगेटिव मिल करके क्या हो जाएगा, ओवरऑल वैल्यू यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, पॉजिटिव देखने को मिलेगी। अब कंडीशन क्या है कि मेरा जो डेल्टा जी है वो कैसा रहे, वो निगेटिव में आए। अब ये तभी पॉसिबल है जब डेल्टा एच क्या हो, डेल्टा एच की वैल्यू ज़्यादा हो, क्योंकि ये वैल्यू तो ओवरऑल क्या हो जा रही है, पॉजिटिव हो जा रही है, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जा रही है और ये वैल्यू निगेटिव है। तो अगर निगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी, निगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी, उसी कंडीशन में डेल्टा जी यानी फाइनल एक्सप्रेशन में निगेटिव आएगा। अगर ये वैल्यू ज़्यादा होगी यानी डेल्टा एच जो है निगेटिव में ज़्यादा होगा, तभी फाइनल में हमको डेल्टा जी निगेटिव यानी स्पॉन्टेनियस देखने को मिलेगा। अब डेल्टा एच तो निगेटिव है ही, ठीक है ना, लो टेम्परेचर पे डेल्टा एच निगेटिव है ही। अब टेम्परेचर हमने लो रखा है, टेम्परेचर लो क्यों रखा है, टेम्परेचर लो इसलिए रखा है कि ये जो प्लस वाली वैल्यू है ये वैल्यू घट जाए, ये वैल्यू घट जाए। अगर टेम्परेचर ज़्यादा रख देंगे तो खुद सोच के देखिए, यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, निगेटिव, और ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। अगर टेम्परेचर हमने ज़्यादा रखा तो पॉजिटिव वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर पॉजिटिव वाली वैल्यू बढ़ जाएगी तो हमें डेल्टा जी क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव देखने को मिलेगा। इसीलिए देखिए बाद में क्या हो रहा है, जब नॉन स्पॉन्टेनियस हो रहा है यानी डेल्टा जी जब पॉजिटिव हो रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस जब डेल्टा जी पॉजिटिव हो रहा है, तो जब डेल्टा जी पॉजिटिव हो रहा है वो कब हो रहा है, जब टेम्परेचर हाई रख दे रहे हैं। तो जब टेम्परेचर हाई रख देंगे तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा में पॉजिटिव हो जाएगी, और ज़्यादा में पॉजिटिव हो जाएगी तो जो डेल्टा एच का निगेटिव है उसको पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाएंगी। इस वजह से फाइनल आंसर में प्लस आएगा, यानी डेल्टा जी हमें किस में मिलने लगेगा, प्लस में मिलने लगेगा। अगर डेल्टा जी प्लस में मिलने लगेगा इसका मतलब रिएक्शन कैसी हो जाएगी, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। इसीलिए याद रखना है जो रिएक्शन है
उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि उसका डेल्टा एच जो होगा वो निगेटिव होगा। डेल्टा एच जो है वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। यानी ऑप्शन डी की अगर बात करें, ऑप्शन डी इन्हीं कंडीशन को, इन्हीं पैरामीटर्स को मीट कर रहा है कि डेल्टा एच जो है वो निगेटिव होगा और डेल्टा एस भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तभी लो टेम्परेचर पे हमें क्या देखने को मिलेगा, डेल्टा जी निगेटिव देखने को मिलेगा और हाई टेम्परेचर पे डेल्टा जी पॉजिटिव देखने को मिल रहा होगा। यानी पहले में स्पॉन्टेनियस और दूसरे में नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69। तो क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है फॉर अ रिएक्शन दे रखी है हमें, 2NO2 गिव्स N2O4, डेल्टा एस दे रखा है रिएक्शन का, डेल्टा एच दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा जी के बारे में पूछ रहा है, डेल्टा जी कितना आएगा। तो अगर डेल्टा जी की बात करें तो डेल्टा एस कितना दे रखा है, माइनस का 176 जूल पर केल्विन। ठीक है, जूल पर केल्विन दे रखा है। इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.176 किलो जूल में इसको कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है ना, किलो जूल में कन्वर्ट कैसे किया होगा, 1000 से डिवाइड कर दिया होगा। तो 1000 से जब डिवाइड कर देंगे तो ये किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब बात कर लें किसकी, डेल्टा एच की। तो डेल्टा एच किस में दे रखा है, 57.8 किलो जूल में ये ऑलरेडी दे रखा है और डेल्टा जी पूछ रहा है। तो डेल्टा एच, डेल्टा जी और डेल्टा एस में क्या रिलेशन है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये रिलेशन है। ठीक है, डेल्टा एच कितना दे रखा था, 57.8, माइनस करेंगे टेम्परेचर 298 केल्विन दे रखा था। डेल्टा एस को हमने किलो जूल में बदल लिया था जो कि था 0.176। इसको फाइनली सॉल्व करेंगे, ये इसको ले लेते हैं 57 जस्ट फॉर कैलकुलेशन प्लस 52.4। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 5 हमें फाइनल आंसर में देखने को मिलेगा जो कि है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है इन द कन्वर्जन ऑफ लाइमस्टोन के कन्वर्जन में रिएक्शन दे रखी है CaCO3, CO और CO2 में चेंज होता है। डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू दे रखी है। डेल्टा एच की वैल्यू है 179.1 किलो जूल पर मोल और डेल्टा एस की वैल्यू है 160.2 जूल पर केल्विन। ठीक है, प्रेशर है 1 बार। एज्यूमिंग डेल्टा एस नॉट एंड डेल्टा एच नॉट, ये जो है डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर अबव विद द कन्वर्जन ऑफ लाइमस्टोन विल बी स्पॉन्टेनियस। यानी कितने टेम्परेचर के ऊपर जो है वो कन्वर्जन जो होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। तो डेल्टा एस का फॉर्मूला हमें पता है, डेल्टा एस क्या हो जाता है, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी होता है। तो हमें टेम्परेचर पता करना है, तो टेम्परेचर के लिए लिख दूंगा टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है कितनी, 179 किसमें, किलो जूल में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन में 160.2। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा लगभग 1117.9 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 118 केल्विन। तो आंसर में यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ एक और 1 होगा। देन योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है इन एडियाबैटिक प्रोसेस नो ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन। तो फ्री एक्सपेंशन में याद रखिएगा सब कुछ जीरो हो जाता है, फ्री एक्सपेंशन में सब कुछ जीरो हो जाता है। तो ऐसा ऑप्शन खोजिए जिसमें सब कुछ जीरो दिया हो, यानी हीट भी जीरो दी हुई हो और डेल्टा टी जीरो दिया हो, वर्क डन भी जीरो दिया हो, जो कि सी ऑप्शन है। तो याद रखिएगा कहीं अगर आपको ये वर्ड मिल जाए फ्री एक्सपेंशन तो उसमें याद रखिएगा सब कुछ जीरो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोकेमिकल इक्वेशन फाइंड आउट द एल्जेब्रिक रिलेशन बिटवीन ए टू डी इज करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए हमें बताना है एल्जेब्रिक रिलेशन किसमें सही है। ठीक, पहले के लिए कितना दे रखा है, x किलो जूल पर मोल, दूसरे के लिए दे रखा है y किलो जूल पर मोल और तीसरे के लिए दे रखा है z किलो जूल पर मोल। अब
रिएक्शन थर्ड हमें फाइनली चाहिए, यानी CO गैस प्लस हाफ O2 गैस में है, गैसियस फेज में है, गिविंग मी CO2 किसमें, गैसियस फेज में, ठीक है, जिसे हम कह रहे हैं Z। तो क्या करें हम फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन में कि हमें थर्ड रिएक्शन मिल जाए। तो यहाँ से अगर ये सोचिए सेकंड रिएक्शन को रिवर्स कर दें, सेकंड रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाए, तो सेकंड रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो CO इधर आ जाएगा, CO विल गिव मी कार्बन प्लस हाफ O2, करेक्ट। और उसके ऊपर वाली फर्स्ट वाली रिएक्शन में देखिए, फर्स्ट वाली रिएक्शन में CO जो है CO2 राइट साइड है, ठीक है, और राइट साइड में ही मुझे CO2 चाहिए, ठीक, CO तो मुझे चाहिए ही नहीं, ठीक है ना, CO इधर साइड है, ठीक है, ये रहा CO। तो अब रिएक्शन पूरी प्रॉपर बैलेंस होगी। तो हमें क्या करना है, बस सेकंड वाली रिएक्शन को रिवर्स करना है। तो जब सेकंड वाली रिएक्शन को रिवर्स किया जाएगा तो याद रखिए सेकंड वाली अगर रिएक्शन रिवर्स करी जाएगी तो जहां साइन होगा सेकंड वाली रिएक्शन के लिए वो भी चेंज हो जाएगा। तो Y किलो जूल पर मोल था, अब क्या हो जाएगा -Y किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो इसके लिए Z किलो जूल पर मोल था फाइनल का। हमने क्या किया, सेकंड रिएक्शन को रिवर्स किया तो इंथैल्पी का साइन भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, और फर्स्ट रिएक्शन के साथ सेकंड रिएक्शन को ऐड कर देंगे। फर्स्ट एंड सेकंड अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो सेकंड रिएक्शन को रिवर्स करना है और फर्स्ट को सेकंड के साथ क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इसकी वजह से फाइनल रिएक्शन कैसे लिखा है, फर्स्ट रिएक्शन के लिए हमने हीट का क्या लिखा था, X लिखा था, ठीक, प्लस सेकंड रिएक्शन को क्या कर रहे थे, रिवर्स कर रहे थे, इस वजह से साइन अपोजिट कर देंगे। तो ये हो जाएगा Z = X माइनस Y, ठीक है। X के टर्म में आंसर चाहिए तो क्या हो जाएगा, Y माइनस में है तो Y उधर जाकर के प्लस में हो जाएगा, तो Z प्लस Y, या फिर इसको X = Y प्लस Z भी लिखा जा सकता है, ठीक है, जो कि है ऑप्शन नंबर C, ठीक। बस यहां पे ध्यान रखना था, सेकंड वाली रिएक्शन को रिवर्स करो और फर्स्ट वाली के साथ ऐड कर दो तो फाइनल रिएक्शन मिल जाएगी। अगर सेकंड रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हैं इसकी वजह से जो इंथैल्पी का साइन है वो भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिएक्शन फाइंड आउट द अलजेब्रिक रिलेशनशिप A to D में हमें अलजेब्रिक रिलेशन बताना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो किस में है, एटॉमिक फॉर्म में है, किस में है, एटॉमिक फॉर्म में है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो किस में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। तो अब खुद सोच के देखिए कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो अब यहाँ पे हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इस मॉलिक्यूलर फॉर्म को ब्रेक करके क्या कर रहे हैं, हम एटॉमिक फॉर्म में लेकर के आए। जब एटॉमिक फॉर्म में ले करके आएंगे उसके बाद हम इसको जोड़ सकते हैं ग्रेफाइट के साथ हाइड्रोजन को और CH4 का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एनर्जी कम रही होगी तभी तो हमें बाहर से एनर्जी क्या करनी पड़ रही है, सप्लाई करनी पड़ रही है, यानी इस रिएक्शन की जो Y एनर्जी है वो कम रही होगी तभी तो बाहर से एनर्जी को हमें एक्स्ट्रा सप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के CH4 वाली रिएक्शन होगी। यानी जो Y की वैल्यू है वो कम है X से, X तो डायरेक्टली ही जाकर के जुड़ जाएगा। हमें Y के लिए पहले H2 के बीच जो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है उनको ब्रेक करना पड़ेगा। जब इसको ब्रेक करेंगे तो हाइड्रोजन सिंगल हाइड्रोजन बचेगा जो कि कार्बन के ऊपर जाकर के जुड़ करके किसका फॉर्मेशन कर देगा, हमारा CH4 का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक। तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ रही है, इस वजह से Y की एनर्जी कम थी और X की एनर्जी ज्यादा थी। तो ऑप्शन C वुड बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग PV कर्व रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वर्क। मैक्सिमम वर्क कहाँ देखने को मिल रहा है, तो PV कर्व के लिए वर्क कैसे देखा जाता है, एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एरिया देखने को मिलेगा, यहाँ पे कम एरिया देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी कम एरिया देखने को मिलेगा और यहाँ पे नो एरिया देखने को मिलेगा। तो ये तो हमें दिख ही रहा है, यहाँ पे कोई एरिया देखने को मिल नहीं रही है, तो मिनिमम हो जाएगा। और क्वेश्चन में पूछा क्या था, मैक्सिमम पूछा था। तो मैक्सिमम ग्राफ ए में सबसे ज्यादा एरिया ऑक्युपाई करने की वजह से वर्क डन जो होगा पीवी का वो
ए के लिए सबसे ज्यादा होगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन। देखिए फिर ये वर्ड मिल गया फ्री एक्सपेंशन, और मैंने बताया कि जहां कहीं भी फ्री एक्सपेंशन होगा वहां पे बस आपको क्या वर्ड ध्यान रखना है, फ्री एक्सपेंशन में सब कुछ जीरो हो जाता है। यानी ऐसा ऑप्शन खोजिए जिसमें सब कुछ जीरो हो, जो कि है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें हीट भी जीरो, चेंज इन टेम्परेचर भी जीरो, वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 में 2Cl से Cl2 का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, यानी एटॉमिक फॉर्म से हम लोग किस में जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। यानी यहाँ पे क्या हो रहा होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा। और जब जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, यानी जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। जब जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीजेस। ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है, यानी डेल्टा एच का साइन क्या हो जाएगा, डेल्टा एच का साइन निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा एच का साइन निगेटिव हो जाएगा। और बॉन्ड बन रहा है, यानी रेंडमनेस क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी, रेंडमनेस घट रही होगी। तो रेंडमनेस अगर घट रही होगी तो डेल्टा एस के बारे में क्या बोला जाएगा कि डेल्टा एस कैसा होगा, डेल्टा एस भी होगा निगेटिव। क्यों, क्योंकि रेंडमनेस घट रही है। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें डेल्टा एच भी निगेटिव है और डेल्टा एस भी निगेटिव है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दोनों ही नेगेटिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 बोल रहा है इन विच केस एंट्रोपी चेंज इज निगेटिव। एंट्रोपी चेंज जो है वो निगेटिव में है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इवेपोरेशन यानी लिक्विड से जा रहे हैं किसमें, गैस में जा रहे हैं, तो रेंडमनेस बढ़ रही है, रेंडमनेस बढ़ रही है तो डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा। एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो गैस एक्सपैंड कर रही है यानी रेंडमनेस बढ़ रही है, तो यहाँ पे भी एक्सपेंशन भी हो रहा है, तो ये कैसा आएगा, इसमें एंट्रोपी निगेटिव आएगी। दूसरा है सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस, यानी सॉलिड से किस में चले गए हैं, डायरेक्ट गैस में। तो सॉलिड में हमारा कम रेंडमनेस, गैस में ज्यादा रेंडमनेस, यहाँ पे भी रेंडमनेस बढ़ ही रही है, इसकी वजह से एंट्रोपी पॉजिटिव आएगी। थर्ड में देखिए यहाँ पे क्या है, एटॉमिक फॉर्म है और यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्म है। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्म है यहाँ पे क्या हुआ होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ होगा। और अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है इसका मतलब एनर्जी रिलीज हुई होगी, बॉन्ड बने होंगे, और बॉन्ड बने होंगे तो रेंडमनेस क्या करी होगी, रेंडमनेस डिक्रीज करी होगी। ठीक है, रेंडमनेस डिक्रीज करी होगी। तो अगर रेंडमनेस डिक्रीज करी है इसका मतलब डेल्टा एस क्या हुआ होगा, डेल्टा एस निगेटिव हुआ होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में बोल रहा है अ गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड इन वेल इंसुलेटेड कंटेनर अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2.5 atm with initial volume of 2.50 and final volume of 4.50. चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हमें इंटरनल एनर्जी में चेंज बताना है। अब कैसा था, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, और मैंने बताया था कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे किया गया वर्क ही क्या कहलाता है, इरिवर्सिबल वर्क कहलाता है। तो क्या चीजें गिवन थी क्वेश्चन में, क्वेश्चन में एक्सटर्नल प्रेशर गिवन था, एक्सटर्नल प्रेशर था 2.5 atm। इंसुलेटेड कंटेनर है, इसकी वजह से हीट का जो एक्सचेंज आदान प्रदान हो रहा होगा वो जीरो हो रहा होगा। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब इंसुलेटेड फ्लास्क है, इस वजह से हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा होगा, यानी Q की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी पूरा का पूरा इंटरनल एनर्जी में वर्क स्टोर हो रहा होगा। डेल्टा U इज इक्वल टू डब्ल्यू होगा। अब वर्क कैसे वर्क की बात कर रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे। और कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे जो वर्क होता है वो रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल वर्क होता है। इरिवर्सिबल वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना था 2.5 atm, फाइनल वॉल्यूम कितना था 4.50, इनिशियल वॉल्यूम कितना था 2.50। कैलकुलेट करेंगे इसको, ठीक है, 2.5 ये कितना बचेगा 2.00 विच इज एक्चुअली इक्वल टू 2। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करने पे आएगा -5 लीटर एटीएम। क्या आया, लीटर एटीएम आया। अब हमें पता है 1 लीटर एटीएम
इज इक्वल टू 101 जूल। ठीक है, ये कन्वर्जन याद रखिएगा, 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 101 जूल। तो आंसर कितना आया था, -5 लीटर एटीएम। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से, 101 से। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि किसके बराबर आएगा, 505 जूल के बराबर माइनस में। तो हमारा आंसर जाएगा बी ऑप्शन, -505 जूल। ठीक है, वैसे अगर इस ऑप्शन को समझना होता तो ऐसे ही सोच करके देखिए कि गैस क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, यानी गैस क्या कर रही होगी, खुद काम कर रही होगी, तभी तो एक्सपेंशन हो रहा होगा। यानी जो पी गैस होगा, प्रेशर ऑफ गैस जो होगा वो मोर देन होगा पी एक्सटर्नल से, एक्सटर्नल प्रेशर से ज़्यादा, यानी वर्क डन बाय द गैस। यानी गैस अगर वर्क कर रही है तो साइन कैसा होगा, साइन वर्क का निगेटिव होगा। और अभी देखा कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो हीट होता है वो तो रहता ही नहीं है, हीट का एक्सचेंज, यानी जितना वर्क हो रहा होगा वही इंटरनल एनर्जी में स्टोर हो रहा होगा। तो अगर वर्क डन का साइन निगेटिव है तो इंटरनल एनर्जी का भी साइन किस में आना चाहिए, आंसर निगेटिव में आना चाहिए। तो पॉजिटिव वाले तो ऐसे ही काट देते, तब आप कन्वर्ट करने में ध्यान देते। ठीक, तो ऐसा ऑप्शन एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन में हमें मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, तो फर्स्ट सीएम जो कि है मोलर हीट कैपेसिटी, तो मोलर हीट कैपेसिटी के लिए हम क्या लिखते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी के लिए लिखा जाता है Q/N। ठीक है, ये हमारा मोलर हीट कैपेसिटी रहती है, या फिर इसी को बोल सकते हैं हीट कैपेसिटी पर मोल, यानी ए का ऑप्शन हो जाएगा Q। ठीक है, दूसरा है Q हीट। ठीक है ना, Q के लिए हम क्या लिख सकते हैं, Q के लिए लिख सकते हैं, Q के लिए लिखा जा सकता है C डेल्टा T। ठीक है ना, क्योंकि C को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, C को रिप्रेजेंट करते हैं Q/डेल्टा T। तो Q के लिए क्या लिख देंगे, Q के लिए हम लोग लिख देंगे C डेल्टा T। करेक्ट, तो देखिए C डेल्टा T कहाँ है, ये है ऑप्शन S में। ठीक है, डेल्टा U क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे दी गई हीट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, C डेल्टा U बोला जाता है, जिसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, NCV डेल्टा T लिखा जाता है। डेल्टा U को रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, और डेल्टा H कांस्टेंट प्रेशर पे दी गई हीट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा H बोलते हैं, जो कि होता है NCP डेल्टा T। तो डेल्टा U के लिए देखिए कहाँ पे NCV डेल्टा T लिखा हुआ है, डेल्टा U के लिए NCV डेल्टा T जो कि है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, और डेल्टा H के लिए NCP डेल्टा T देख सकते हैं। ठीक है ना, N की वैल्यू 1 ले लीजिए 1 मोल के लिए, तो CV डेल्टा T बचता है। इस वजह से जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में हमें मैच द फॉलोइंग करना है। अगेन बोल रहा है एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू 0। अगर एक्सटर्नल प्रेशर 0 के बराबर हो जाएगा तो ऐसा कब होता है, जब फ्री एक्सपेंशन होता है। मैंने कहा था फ्री एक्सपेंशन में सब कुछ क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो एक्सटर्नल प्रेशर अगर हटा देंगे, यानी पी गैस ही क्या करेगी, सडन से इंक्रीज करेगी, उसी को फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। यानी बाहर से कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगे ही ना, तो फ्री एक्सपेंशन का केस हो जाएगा। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का पी हो जाएगा, ए का पी, ए का पी, ए का पी। ठीक है, सेकंड में बोल रहा है हीट जो है वो इक्वल टू है पी एक्सटर्नल V1 माइनस V1, नहीं यहाँ पे V2 माइनस V1 हो गया, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है, V2 माइनस V1 होगा। ठीक है ना, तो अब अगर प्रोसेस कैसा होता है, अगर प्रोसेस हमारा होता है आइसोथर्मल के केस में हमने पढ़ रखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अगर इस्तेमाल किया जाए तो डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W लिखा जाएगा। ठीक है, अगर डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W है और आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाती है, 0 के बराबर हो जाती है। किसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर डेल्टा U 0 हो गया, यानी Q जो होगा वो माइनस W के बराबर होगा। करेक्ट, तो यहाँ पे वर्क डन कैसे लिखा जाता था, वर्क डन लिखा जाता था माइनस पी एक्सटर्नल। अगर कैसा है, इरिवर्सिबल वर्क है, इरिवर्सिबल वर्क के लिए V2 माइनस V1 लिखा जाता था।
करेक्ट। अगर V2 माइनस V1 लिखा जाता था, ये माइनस मिल करके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, यानी P एक्सटर्नल हीट के लिए क्या लिखेंगे, P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये किसके लिए आ रहा है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस होना चाहिए और कैसा वर्क होना चाहिए, इरिवर्सिबल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर एस ये हो जाएगा बी का, कैसा होना चाहिए, आइसोथर्मल, तभी हमारी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो पाएगी। दूसरा इरिवर्सिबल, क्योंकि इरिवर्सिबल के लिए ही फॉर्मूला क्या है, पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ठीक है, अब सी ऑप्शन देखिए, यहां पे बोल रहा है, सी ऑप्शन बोल रहा है, ठीक है, तो यहां पे हीट जो है वो किसके बराबर होगा। तो अभी मैंने बात करा कि अगर प्रोसेस कैसा हो, आइसोथर्मल हो, प्रोसेस कैसा हो, आइसोथर्मल हो। आइसोथर्मल के केस में ही मुझे ये देखने को मिलेगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। अब डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, तो अगर ये वैल्यू जीरो हो जाए, ये इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाए, उसी केस में क्या होगा, क्यू बराबर डब्ल्यू के माइनस डब्ल्यू के हो सकता है। और क्यू कब जीरो होता है, जब प्रोसेस क्या हो, आइसोथर्मल, यानी डेल्टा टी जीरो हो, क्योंकि डेल्टा यू का एक और फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। तो डेल्टा टी अगर जीरो होगा तो डेल्टा यू भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस क्या लिखा जाता है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस लिखा जाता है -2.303 आर टी लॉग V2 बाई V1, ये लिखा जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अब ऑलरेडी एक माइनस था और ये माइनस, तो हीट किस में आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी, क्योंकि पहले से प्रेजेंट माइनस और -2.303 का माइनस मिलकर के प्लस में चेंज हो जाएंगे। यानी प्रोसेस कैसा होना चाहिए, प्रोसेस हमारा होना चाहिए, यहाँ पे प्लस आ रहा है, प्रोसेस होना चाहिए आइसोथर्मल, और वर्क डन कैसा होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, तभी 2.303 nRT log V2 बाई V1 आता है। ठीक है ना, यहाँ पे n भी हो रहेगा, nRT log V2 बाई V1। ठीक है, log V2 बाई V1 2.303 303 nR nRT log V2 बाई V1। ठीक है, ये हो गया। और ऐसा प्रोसेस जिसमें एडियाबैटिक, देखिए यहाँ पे लिखा वर्क डन ड्यू टू एडियाबैटिक, और एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या जीरो रहता है, हीट जीरो रहती है। एडियाबैटिक प्रोसेस में Q इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पता है, डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो अगर हीट जीरो हो गई तो सारा का सारा वर्क डन जो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में सारा का सारा इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। तो ये किस में होता है, एडियाबैटिक, इसमें एडी लिखा भी हुआ था, तो किसी को मैच करना होता है तो यहाँ से एडियाबैटिक प्रोसेस मैच कर सकता था। करेक्ट, तो इसके हिसाब से ऑप्शन सारे के सारे मैच हो गए। 80 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन आएगा। ठीक है ना, क्योंकि बी का एस हो रहा है, बी का ऑप्शन एस हो रहा है, इस वजह से ए ऑप्शन करेक्ट जाएगा। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए पता है डेल्टा जी क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, डेल्टा जी निगेटिव दे रखा है। फिर प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाए। ठीक है ना, अब एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो जाए और चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो जाए। तो एक्सटर्नल प्रेशर और चेंज इन टेम्परेचर दोनों जीरो देखने को मिलेंगे। देखिए, चेंज इन टेम्परेचर तो हमें आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी जीरो देखने को मिलेगा, और आइसोबेरिक प्रोसेस होगा तो ओवरऑल वर्क भी जीरो हो जाएगा। तो चेंज इन प्रेशर, अगर ओवरऑल वर्क जीरो नहीं होगा, क्योंकि चेंज इन प्रेशर में वॉल्यूम तो अभी बचेगा ना, तो यहाँ पे आइसोबेरिक प्रोसेस होगा, यानी प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, डेल्टा पी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आइसोथर्मल के केस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और डेल्टा टी जो होता है वो जीरो के बराबर होता है, और आइसोबेरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, इसलिए डेल्टा पी जीरो के बराबर होता है। इस वजह से बी का ऑप्शन आर चला जाएगा। थर्ड, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की जब बात कर रहा है उसमें बॉन्ड एनर्जीज की बात करते हैं, यानी जो रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी है उसमें से प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी को जब माइनस करेंगे तो आपको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। ठीक है,
एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए, एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब हीट रिलीज हुई है, तो हीट रिलीज हुई है तो उसके लिए जब डेल्टा एच लिखा जाता है वो निगेटिव होता है। हीट रिलीज हुई है एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए, और एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। इस वजह से डी का ऑप्शन पी हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में बोल रहा है इंटरनल एनर्जी यू ऑफ द सिस्टम इज स्टेट फंक्शन। तो पता है इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, इसलिए इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, ये एकदम करेक्ट बात है। दूसरा बोल रहा है निगेटिव वर्क माइनस डब्ल्यू वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वो तो वर्क स्टोर हो जाता है इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में, तो वो वर्क स्टोर होता है, तो वहां पे वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इसका मतलब वर्क डन पॉजिटिव होता है। केमिस्ट्री में वर्क डन पॉजिटिव होता है, अगर सिस्टम के ऊपर काम किया जाए तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, माइनस, जो कि गलत बात है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, तो फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, इसके हिसाब से थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है इन केस ऑफ एक्सपेंशन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क कैन बी ऑब्टेन अंडर आइसोथर्मल कंडीशन बाय रिवर्सिबली कैरिंग आउट प्रोसेस रेदर देन इरिवर्सिबल रूट। तो अगर बात करी जाए एक्सपेंशन के केस में, तो एक्सपेंशन के केस में जब पीवी कर्व हम लोग बनाते थे, याद करिए, तो पीवी कर्व में जब कैसा प्रोसेस रहता था, प्रोसेस आइसोथर्मल कंडीशन पे हो रहा हो, आइसोथर्मल कंडीशन यानी टेम्परेचर जो हो वो कांस्टेंट हो, ठीक है ना। तो आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर बात करते थे तो ऐसा ग्राफ बनता था, ठीक है ना, और कंडीशन कैसी है, एक्सपेंशन वाली है, ठीक है ना, एक्सपेंशन वाली कंडीशन है, तो एक्सपेंशन वाली कंडीशन है, तो यहाँ पे ये जो इतना एरिया रहता था, ये पूरा एरिया रिप्रेजेंट करता था कितना हमारा वर्क हो रहा है, ठीक है ना, कितना वर्क हो रहा है। और इरिवर्सिबल तो डायरेक्ट लिखा जाता था माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, ठीक है, ये हम लोग लिखते थे किसके लिए, इरिवर्सिबल के लिए। तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारा वर्क होता है रिवर्सिबल में, वो कभी भी जो वर्क डन बाय रिवर्सिबल है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो वर्क डन बाय रिवर्सिबल है, वो वर्क डन बाय इरिवर्सिबल से ज़्यादा ही होगा। वर्क डन बाय रिवर्सिबल इज मोर देन इरिवर्सिबल, ठीक है ना, आइसोथर्मल कंडीशन अगर रखी जाए तो, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो बोल रहा है इन केस ऑफ आइसोथर्मल कंप्रेशन, कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, वर्क डन क्या हो रहा होगा, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो पॉजिटिव होगा, वर्क डन इज पॉजिटिव, तो वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी जो होगी सिस्टम की वो इंक्रीज करेगी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। तो जब हम लोग कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल, और आइसोथर्मल के केस में डेल्टा यू तो चेंज हो नहीं सकता क्योंकि ये जीरो हो गया है, टेम्परेचर हमें चेंज होने नहीं देना है, टेम्परेचर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसमें हीट का तो एक्सचेंज हो रहा होगा, हीट का एक्सचेंज हो रहा होगा, तभी कांस्टेंट टेम्परेचर बना करके रख सकते हैं, यानी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट तभी रह सकता है जब हीट का एक्सचेंज प्रॉपर होता रहे, ठीक है ना। और वर्क को हम लोग कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है, वर्क हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ इस केस में वर्क कर रहे हैं, तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की क्या हुई होगी, इंटरनल एनर्जी सिस्टम की होगी वो डिक्रीज कर गई होगी। क्यों, क्योंकि हीट लॉस हो रही होगी सिस्टम से। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर, मान के चलिए ये आपका सिस्टम है, ठीक है ना, पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पे अंदर गैस के मॉलिक्यूल है, आपने क्या किया, कंप्रेशन कर रहे हैं, V1 वॉल्यूम से इसको V2 वॉल्यूम पे लेकर के आ रहे हैं, कंप्रेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कंप्रेशन कर रहे हैं, आप वर्क किए जा रहे हैं, वर्क किए जा रहे हैं, और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़नी चाहिए, तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम ने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा हीट को लॉस करना शुरू किया, क्योंकि आप जो वर्क कर रहे हैं वो सारी की सारी हीट के फॉर्म में बाहर निकलती जा रही है, तभी हम कॉन्स्टेंट टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं।
तो ये हीट लॉस कौन कर रहा है? अंदर प्रेजेंट जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स है वही तो हीट लॉस कर रहे होंगे। और गैसेस के पास कौन सा एनर्जी होती है? गैसेस के पास अंदर इंटरनल एनर्जी होगी, तो वो अपनी इंटरनल एनर्जी को लूज कर रहे होंगे। तो लूज कर रहे होंगे क्यू के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। क्यों हीट के फॉर्म में लॉस कर रहे हैं? क्योंकि टेम्परेचर हमें कांस्टेंट बना करके रखना है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, इस वजह से यहां इंक्रीज नहीं डिक्रीज होना चाहिए था। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट वुड बी इनकरेक्ट एंड फर्स्ट स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन एटम। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री सभी प्रकार के कार्बन एटम है? तो ये हमारा नियोपेंटेन हो गया। तो नियोपेंटेन में तो मुझे कहीं पे भी क्या नहीं मिलेगा, यहाँ 4 डिग्री कार्बन तो मिल जाएगा पर 3 डिग्री मिलने का कोई चांस नहीं है। फिर पेंटेन में है, पेंटेन में दूसरे पोजीशन पे अगर मिथाइल लगा दूं तो ये मेरा क्या हो गया 2 मिथाइल पेंटेन। तो 2 मिथाइल पेंटेन में यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 डिग्री देखने को मिलेगा पर 4 डिग्री का कोई चांस नहीं बनता है। थर्ड ऑप्शन की बात कर दें, थर्ड ब्यूटेन है, ये ब्यूटेन हो गया, 2 पे और 3 पे मिथाइल लगा हुआ है, तो 2 3 पे मिथाइल हो गया। अगेन यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, 3 डिग्री देखने को मिलेगा, 3 डिग्री देखने को मिलेगा, 4 डिग्री की पॉसिबिलिटी नहीं है। ऑप्शन डी उठाते हैं। ऑप्शन डी में क्या दिया है, पेंटेन। ऑप्शन डी में पेंटेन है, ये पेंटेन हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 कार्बन हो गए। 2 पे क्या है, 2 डाई मिथाइल, यानी यहाँ पे 2 मिथाइल है और 1 मिथाइल यहाँ पे है। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन हो जाएगा क्वाटरनरी, ये कार्बन हो जाएगा टर्शरी 3 डिग्री का, और इस कार्बन की बात करें तो ये 2 डिग्री का हो गया, और इस कार्बन की बात करें तो ये 1 डिग्री का हो गया। यानी इसमें सभी की सभी डिग्रियां प्रेजेंट है, इस वजह से ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कंपाउंड विच हैज 1 आइसोप्रोपाइल ग्रुप। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें आइसोप्रोपाइल ग्रुप मिल रहा है? ठीक है ना। तो सबसे पहले पेंटेन फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पेंटेन हो गया, 2 2 और 3 3, यहाँ पे हमें क्या लगा देना है, मिथाइल लगा देना। तो ये आइसो ग्रुप नहीं है। आइसो ग्रुप क्या होता है, आइसो ग्रुप होता है, ठीक है, जहां लास्ट में हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिले उसे बोलते हैं आइसो ग्रुप। तो यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर, एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए नहीं दिख रहे हैं। इस तरह की कंडीशन जब एक ही कार्बन पे एंड में हमें क्या दिखा हुआ मिले, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच दिखे मिले, उसको हम लोग बोलते हैं आइसो ग्रुप। तो आइसो ग्रुप यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एंड पे कहीं पे भी हमें एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा अटैच नहीं दिख रहा है। ऑप्शन डी को देखते हैं, पेंटेन अगेन है, ये पेंटेन हो गया। ठीक है ना। 2 डाई मिथाइल, अगेन 2 पे डाई मिथाइल लगा दिया है तो हमें यहाँ पे भी नहीं देखने को मिलेगा अपनी सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन। थर्ड में भी 2 पे लगाया है, तो डायरेक्ट ऑप्शन डी चेक करते हैं। पेंटेन 5 मेंबर का रहेगा, डायरेक्ट ये ऑप्शन डी को चेक कर रहे हैं। और यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। अब देखिए अगर इसको थोड़ा सा ऐसे बनाया जाए, ठीक है, तो यहाँ देखिए एक ही कार्बन पे अगर बात करिए, इसी कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो मैंने बोला था कि अगर लास्ट वाले कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है तो ये किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, आइसो का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, तो ये आइसो प्रोपाइल ग्रुप हो गया। प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन हो जाए। प्रॉप के लिए हम लोग तीन कार्बन के लिए प्रॉप यूज किया जाता है। तो 1 2 3 ये 3 कार्बन जब लास्ट में हमारे रहते हैं और एक ही कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच रहते हैं तो उसको बोलते हैं आइसो। ठीक है, तो ओनली डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 86 वाले को देखते हैं। 86 में हमें बताना है IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो IUPAC नेम की अगर नेम की बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 इसे लिया जाएगा। फिनाइल जो होगा वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा।
ठीक है, तो जब बेंजीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट आता है तो क्या यूज किया जाता है, फिनाइल। ठीक है, फिनाइल यूज किया जाता है। और कौन से पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है। तो कार्बन की चेन कितनी की है, 4 की। तो 4 के लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है, ब्यूट वर्ड यूज किया जाता है, ब्यूट वर्ड यूज किया जाता है। तो सब में ब्यूट है। दूसरा, कोई भी अनसैचुरेशन देखने को नहीं मिल रही, इस वजह से एन वर्ड यूज किया जाएगा, एन वर्ड यूज किया जाएगा, एन वर्ड यूज किया जाएगा। ठीक है ना। फिर सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, सेकंड पोजीशन पे फिनाइल लगा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ सेकंड नंबर की पोजीशन पे क्या लगा है, फिनाइल रिंग लगी हुई है। तो सेकंड पे फिनाइल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ थर्ड फिनाइल बोल रहा है जो कि गलत है। दूसरा साइक्लोहेक्साइल बोल रहा है, साइक्लोहेक्साइल गलत है, साइक्लोहेक्साइल गलत है। ओनली बी ऑप्शन वुड बी करेक्ट ऑप्शन। 87 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन में अब यहाँ नंबरिंग करी जाएगी। यहाँ पे अगर नंबरिंग हम करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, एक ये नंबरिंग जा रही है। दूसरी 1 2 3 4 5 6। अगर अमीन अकेले है तो ये कैसा काम करेगा, फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा। और प्रियोरिटी में हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए सबसे पहली प्रियोरिटी के लिए, फिर मल्टीपल बॉन्ड्स होने चाहिए, देन लास्टली योर सब्स्टिट्यूएंट आते हैं। तो ये मिथाइल क्या है, मिथाइल इज योर सब्स्टिट्यूएंट। और NH2 क्या है, फंक्शनल ग्रुप, इसलिए काउंटिंग जो होगी वो यहाँ से होगी। ठीक है, यानी दिस इज द राइट नंबरिंग। 1 2 3 तो मिथाइल कौन से नंबर पे आ रहा है, मिथाइल आ रहा है 5th पे। ये क्या है, मिथाइल है। ये कौन से लोकेशन पे आ रहा है, 5th पे आ रहा है। तो 5th पे मिथाइल होना चाहिए। यहाँ पे 2 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है। मिथाइल कहाँ पे होना चाहिए, 5th पे होना चाहिए। और कितने मेंबर की चेन है, 6 मेंबर की चेन है, इसलिए हेक्स वर्ड यूज करेंगे। कोई अनसैचुरेशन नहीं है इसलिए एन यूज करेंगे। और अमीन है, एन का ई जो होगा वो हट जाएगा क्योंकि वॉवेल के में आता है, और अमीन लगेगा। ठीक है ना, कौन से पोजीशन पे है अमीन, तीसरे पे है, इस वजह से बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन पे हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्यूटेन नोएट। तो पहले 4 कार्बन खोजिए, फिर उसके बाद समझाता हूँ। ये सारा जो बड़ा सा नाम है इसको डिकोड करता हूँ। सबसे पहले खोजिए किसमें 4 कार्बन है, 1 2 3। यहाँ पे तीन ही मेंबर की चेन है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, मिनिमम 4 तो मिले अभी, 1 2 3 4। तो पहला तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पे 3 ही कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा देखिए, इथाइल, वो वर्ड पहले लिखा जाता है जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच हो। तो देखिए ऑक्सीजन के साथ इथाइल अटैच है, ऑक्सीजन के साथ इथाइल अटैच है, ऑक्सीजन के साथ इथाइल अटैच है, ऑक्सीजन के साथ इथाइल अटैच है। तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो हमारी चेन रहेगी वो पहले लिखी जाती है, इस वजह से इथाइल पहले लिखा गया है। ठीक, तो इथाइल सही हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए फोर्थ कार्बन होना चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जो फोर्थ वाला हमारा कार्बन होना चाहिए वहां पे डाई मिथाइल अमीनो होना चाहिए। यानी जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ 2 क्या लगे होने चाहिए, मिथाइल ग्रुप लगे होने चाहिए, 2 मिथाइल ग्रुप लगे होने चाहिए। तो देखिए 2 मिथाइल ग्रुप कहाँ पे लगे, इसी को हम लोग बोलते थे एन मिथाइल या फिर एन डाई मिथाइल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है कौन से कार्बन पे, 4th नंबर वाले कार्बन पे। तो 4th कार्बन पे डाई मिथाइल होना चाहिए, यानी 2 मिथाइल होना चाहिए। और ग्रुप कौन सा होना चाहिए, अमीनो ग्रुप होना चाहिए। इस वजह से डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। फिर 89 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। 89 नंबर वाले क्वेश्चन में 89 नंबर वाले क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा नेम में गड़बड़ है, यहाँ पे हेक्सेनल है। ठीक है, तो देखिए प्रियोरिटी किसको दी जाएगी, जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट प्रियोरिटी दी जाती है। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर की हमारी चेन हो गई है। ठीक है ना, तो 6 के लिए वर्ड यूज करते हैं हेक्स। ठीक है, ठीक है, 6 के लिए वर्ड यूज करते हैं हेक्स। ठीक है, और
कोई भी अनसैचुरेशन, मेन चेन में कोई अनसैचुरेशन नहीं देखने को मिल रहा है, इसलिए एन यूज करेंगे, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप आपका लगा है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के लिए क्या यूज किया जाता है, अल यूज किया जाता है, ठीक है। और फिफ्थ नंबर पे क्या है, फिफ्थ नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है, तो फिफ्थ पे मिथाइल हो जाएगा। 4 नंबर पे आपकी फिनाइल रिंग जुड़ी है, तो 4 पे फिनाइल है, फिफ्थ पे मिथाइल है, और 6 मेंबर की हमारी स्ट्रेट चेन है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए एन, और फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90। तो क्वेश्चन नंबर 90 में बोल रहा है इथाइलिडीन क्लोराइड, ये कॉमन नेम है। इथाइलिडीन क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है CH3C, CH, Cl और Cl, ये इथाइलिडीन क्लोराइड का स्ट्रक्चर है। तो इसका हमें क्या करना है, IUPAC नेमिंग करना है। तो IUPAC नेमिंग के लिए हमें सबसे पहले, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसको प्रियोरिटी देते हैं, फिर मल्टीपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूएंट। तो Cl क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, बाकी कोई कंडीशन प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये हमारी नंबरिंग हो गई। तो 1 पे देखा जाए तो 1 पे क्या है, 2 क्लोरो है, तो क्या लिखा जाएगा, 1,1 डाइक्लोरो, 1,1 डाइक्लोरो लिखा जाएगा, ठीक है, 1,1 डाइक्लोरो, 1,1 डाइक्लोरो, और 2 कार्बन है इसलिए एथ, कोई अनसैचुरेशन नहीं है इसलिए एन, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। 91 देखेंगे, 91 में IUPAC नेमिंग करनी है हमें, इस कंपाउंड की IUPAC नेमिंग करनी है। तो नाइट्रोजन को पकड़िए, नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अब ये ग्रुप कौन सा था, एमाइड ग्रुप था, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O NH2, ये जो ग्रुप होता है ये एमाइड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब यहाँ पे इसी H को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है किसके साथ, CH3 की तरह। तो जो नाइट्रोजन के साथ ग्रुप लगा होता है हाइड्रोजन के सब्स्टिट्यूशन से, तो वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट आता है, इस वजह से उसको N के साथ लिखा जाता है। तो N के साथ लिखा जाएगा NN डाई मिथाइल, क्यों, क्योंकि एक मिथाइल ये है, एक मिथाइल ये है, तो NN डाई मिथाइल। अब इधर से नंबरिंग करिए, ये पहला कार्बन हो गया, ठीक है ना, ये पहला कार्बन हो गया, ठीक है। अब ये जो कार्बन है ये किससे अटैच है, ये साइक्लोप्रोपेन जो रिंग है इसके साथ अटैच है, तो इसको बोल देंगे 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन। अब जब याद रखना है कि जब हम नेमिंग करते हैं और फंक्शनल ग्रुप जो है वो रिंग में काउंट ना हो पाए, ठीक है ना, जो रिंग में काउंट में ना हो पाए, जैसे COH है, ये फंक्शनल ग्रुप है और रिंग में काउंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, रिंग में काउंट नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए हम लोग यूज वर्ड करते थे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो याद रखिएगा, जब भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर रिंग की नंबरिंग के साथ काउंट ना हो पाए, यानी बाहर जाए, रिंग की नंबरिंग में काउंट ना हो पाए, ठीक है, तो उसको, या फिर रिंग से डायरेक्टली अटैच हो हमारा फंक्शनल ग्रुप, तो उसके लिए कार्बोक्सा वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ रिंग जो थी, साइक्लोप्रोपेन जो रिंग थी, उससे डायरेक्टली कौन अटैच था, डायरेक्टली अटैच था एमाइड, इस वजह से यहाँ पे कार्बोक्सामाइड वर्ड यूज करेंगे, ठीक है ना। तो जब कभी भी रिंग से फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो तो, और वो कार्बन रिंग में काउंट ना हो रहा हो, तो उसके लिए कार्बोक्सा वर्ड यूज करते हैं, इसलिए NN डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सामाइड वर्ड यूज किया जाएगा। अब 92 वाले की बात कर ले, 92 वाले में अगर बात करते हैं तो 92 वाले में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज 3 मिथाइल ब्यूटाइल ग्रुप, इनमें से कौन सा ऐसा है जो 3 मिथाइल ब्यूटाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर डी ऑप्शन को देखिए, CH2, ठीक है, और यहाँ पे लगे हुए हैं 2 मिथाइल ग्रुप CH3, ठीक है, और नंबरिंग करी जाए, देखिए 1 2 3 4, ठीक है, तो ब्यूटाइल यानी 4 हमारे कार्बन होने, तो 4 सेटिस्फाई हो रहा है। तीसरे नंबर पे कौन है, मिथाइल होना चाहिए, तीसरे नंबर पे मिथाइल आना चाहिए, तो देखिए तीसरे पे मिथाइल आ रहा है, इस वजह से जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाए। बाकी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, पर चेन जो है वो बड़ी हो जाएगी, यहाँ पे स्ट्रेट चेन है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, इस वजह से ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक।
नेक्स्ट देख लेते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। 93 में कह रहा है करेक्ट IUPAC नेम बताना है। यहाँ सबके पहले थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे सबके पहले लिख दिया जाएगा 2,4 डाई मिथाइल होना चाहिए। सबके पहले 2,4 डाई कर लीजिए, 2,4 डाई, 2,4 डाई, 2,4 डाई। ठीक है, तो अब नंबरिंग करिए। नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से होगी, तो 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7। ठीक है, तो ये 7 हो गया। अब 2 की बात कर लेते हैं और 4 की बात कर लेते हैं। तो 2 और 4 पे क्या होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप लगा होना चाहिए। तो 2,4 डाई मिथाइल होना चाहिए, सब में 2,4 डाई मिथाइल है। ठीक, और कितने नंबर की चेन है, 7 नंबर की चेन। तो 7 के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, हेप्ट। ठीक है ना, हेप्ट वर्ड यूज करते हैं। यहाँ हेक्स है तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया। ठीक है, दूसरा चीज, थर्ड नंबर पे अगर बात करी जाए तो थर्ड नंबर पे लगा हुआ है कीटोन, जो कि है ऑक्सो ग्रुप। तो थर्ड पे क्या होना चाहिए, ऑक्सो होना चाहिए। तो 3 पे ऑक्सो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यही एक ऑप्शन है जहाँ पे 3 पे आप ऑक्सो देखने को मिले। यहाँ 5 ऑक्सो है, यहाँ 5 ऑक्सो है, तो 3 ऑक्सो सिर्फ हमें ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। अब 6 नंबर पे देखिए, 6 नंबर पे नाइट्रो लगा हुआ है, तो 6 पे नाइट्रो है। देखिए 6 पे नाइट्रो है। ठीक है, और हेप्टा 4 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो 4 पे इन हो जाएगा, 4 पे इन आ जाएगा। और पहले पे तो क्या है, अल ग्रुप लगा ही हुआ है, तो पहले पे अल ग्रुप लगा हुआ है, इस वजह से ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है IUPAC नेम ऑफ नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन की अगर बात करी जाए, ये है नियोपेंटेन। ठीक है, नियोपेंटेन हो गया। नियोपेंटेन में पूछ रहा है IUPAC नेम, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा। ठीक है, CH3 CH, ये C है ही, इसकी हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी कर देते हैं, H3 H3 और H3। तो अगर IUPAC नेम करेंगे तो 1 2 3, तो 2 पे क्या है, 2 मिथाइल लगा है, तो 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल। कितने नंबर की चेन है, 3, तो प्रॉप एन, कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 95 नंबर क्वेश्चन में पूछा है IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। इसका IUPAC नेम बताना है। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर ऐसे चले कि सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम पोजीशन मिले, ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो सेकंड पे ब्रोमो होना चाहिए, तो सेकंड पे ब्रोमो यहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी कहीं पे भी सेकंड पे ब्रोमो नहीं देखने को मिल रहा है। 4 पे इथाइल देखने को मिल रहा है, बेंजीन है। और जब मैंने बताया था, जब कभी भी रिंग के बाहर हमारा फंक्शनल ग्रुप आए या रिंग से डायरेक्टली अटैच हो फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कार्बोक्सा। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा गया है, जो कि एकदम करेक्ट है, इस वजह से ऑप्शन भी करेक्ट माना जाएगा। देख लेते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। इसका IUPAC नेम करना है, 96 का IUPAC नेम करना है। तो नाइट्रोजन से देखा जाए तो नाइट्रोजन से कौन डायरेक्टली अटैच है, फिनाइल, तो इसे लिखा जाएगा एन फिनाइल। ठीक, दूसरा कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो एन फिनाइल हो जाएगा, 2 कार्बन है, इस वजह से यहाँ पे भी एन फिनाइल है, यहाँ पे भी ईथेन वर्ड यूज करना पड़ेगा, ईथेन। और ये कीटोन तो है नहीं, ठीक है ना, कीटोन है नहीं, एमाइड है, NH2 ग्रुप लगा हुआ था, इस वजह से इथेनामाइड हो जाएगा। ठीक है, 96 का ए ऑप्शन। 97 की बात कर लेते हैं। तो 97 में IUPAC नेमिंग करनी थी, तो सबसे पहले प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को दी जाएगी। तो 1 2 3 4 और 5 ये होगा नेमिंग। तो सेकंड पे कौन आ रहा है, सेकंड पे OH आ रहा है, और थर्ड पे OH देखने को मिल रहा है। ठीक है, और कितने ने 5 की है, 5 मेंबर के लिए पेंट यूज करेंगे। ठीक है ना, यहाँ हेक्स है, ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ ब्यूट है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो 97 का बी ऐसे ही देखने को मिल रहा है करेक्ट। तो 2 पे इन भी देखने को मिल रहा है, 2 और 3 पे डाई ऑल भी देखने को मिल रहा है, यानी 2 OH ग्रुप देखने को मिल रहा है, इस वजह से ऑप्शन बी करेक्ट माना जाएगा। ठीक है,
98 में हल्का सा करेक्शन है, 98 में ये CH2 ग्रुप नहीं रहेगा, ये CH2 ग्रुप नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा H। ठीक है, तो अब जब इसकी नंबरिंग करी जाएगी तो 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1 2 3 लिखा जाएगा। और कितने मेंबर की है, ये 3 मेंबर की है, तो प्रोपेन हो जाएगा, तो प्रोपेन हो गया, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। दूसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है, दूसरे नंबर पे OH लगा हुआ है, तो 2 हाइड्रोक्सी हो जाएगा प्रोपेन। 1 2 3, 1 पे 2 पे 3 पे, तीनों पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड आया है, COOH और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड यूज किया जाएगा। इस वजह से ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट ऑप्शन। 99 देखेंगे, 99 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आइसोमर ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आइसोमर ऑफ 2 2 and 4 4 टेट्रामिथाइल हेक्सेन। तो हेक्सेन है, ठीक है, दिस इज हेक्सेन। बोल रहा है 2 2 पे डाईमिथाइल है और 4 4 पे भी मिथाइल ग्रुप लगा है, यानी कि इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C10H22 है, C10H22। ठीक है, इसका मुझे आइसोमर बनाना है। तो आइसोमर वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो हो वो डिफरेंट हो, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकंड वाले की बात करी जाए तो पेंटेन है, पेंटेन बोले तो 5 कार्बन। ठीक है, ये पेंटेन हो गया। थर्ड नंबर पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और सेकंड पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, ये पेंटेन होगा। अगर कार्बन गिने जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ही कार्बन है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए, यानी C10 होना चाहिए। यानी फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो गया। ऑप्शन बी की बात करी जाए तो ऑप्शन बी की अगर बात करते हैं तो पहले हेप्टेन है, हेप्टेन मतलब 7 मेंबर की थी, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मेंबर हो गए। उसके बाद बोल रहा है फोर्थ, 1 2 3 फोर्थ नंबर पे क्या लगा हुआ है, आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है, ये रहा आइसोप्रोपाइल। ठीक है, अब कार्बन गिन लेते हैं, 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि कार्बन के जो नंबर हैं वो एग्जैक्टली 10 के बराबर हैं, कार्बन शुड बी 10। और हाइड्रोजन इसी हिसाब से जब बैलेंस करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन बैलेंस रहेंगे और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा वो C10H22 ही आएगा, C10H22 ही आएगा। इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या हुआ, दोनों में जो रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स थी वो डिफरेंट रहेगी। तो आइसोमर्स वही होते हैं जिसमें जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो वो सेम हो और अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट हो। इस वजह से ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सब में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कार्बन का नंबर कम या ज्यादा नजर आएगा। सिर्फ ऑप्शन बी ही ऐसा था जहां C10H22 का फॉर्मूला आपको मिलता है, इस वजह से ये आइसोमर था और एटम की पोजीशन अलग अलग थी। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला था फंक्शनल आइसोमर ऑफ 1 ब्यूटाइन। ठीक है ना, तो ब्यूटाइन यानी 4 कार्बन, पहले नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो याद रखिएगा ब्यूटाइन, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, यानी ट्रिपल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाता है। इसी वजह से जब चैप्टर पढ़ा जाता है हाइड्रोकार्बन तो वहां पे ट्रिपल बॉन्डेड के साथ जो रिएक्शन होती है वो अलग होती है और डबल बॉन्डेड के साथ जो रिएक्शन हो रही होती है वो अलग हो रही होती है। तो अगर इसका DU देखा जाएगा तो इसका DU यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वो आता है 2। ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आता है 2। तो हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर ढूंढना था जहां पे कार्बन भी कितने हो, 4 ही हो, यानी ब्यूट वाली कंडीशन हो, पर ट्रिपल बॉन्ड ना हो, वहां पे डबल बॉन्ड आ रहा हो, यानी कुछ इस प्रकार की कंडीशन। ठीक है, ये अब इसका DU देखें, यानी DU मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, एक डबल बॉन्ड ये, एक डबल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग इक्विवेलेंट मानते हैं किसके, 2 डबल बॉन्ड के। ठीक है, तो जो लास्ट स्ट्रक्चर है 1,3 ब्यूटाडाइईन, यहां पहले नंबर पे ईन लगा हुआ है और तीसरे नंबर पे यानी पहले और तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, दोनों का DU जो है वो इक्वल आएगा, DU 2 के बराबर आएगा। बाकी किसी में, बाकी कोई भी ऑप्शन चेक करेंगे वहां पे DU आपका 2 नहीं आएगा। और दूसरी चीज, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है और जो डबल बॉन्ड होता है दोनों आपस में कैसे होते हैं, दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, यानी दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं टुवर्ड्स डिफरेंट रिएजेंट। ठीक है, इस वजह से ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट ऑप्शन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपस में फंक्शनल आइसोमर होते हैं। ठीक, थैंक यू, ये था हमारा डिस्कशन।